चलिए लिखिए जी, गोलीय दर्पण में लिखो, वैसा दर्पण जो गोलाकार हो, वैसा दर्पण जो गोलाकार हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर से हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर से हो और जिसमें प्रतिबिंब बने, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिसमें प्रतिबिंब बने उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत समझ रहे बात को? गोलीय दर्पण मतलब जो गोलाकार हो, एकदम फुटबॉल के जैसा, सुन रहे बात को? और अगर उसका प्रकाश किरण बाहर से टकरा करके चल जा रहा है, बाहर से टकरा करके परावर्तित हो जा रहा है या अंदर से टकरा करके परावर्तित हो जा रहा है, उसमें प्रतिबिंब बन रहा है या तो बाहर में या तो अंदर में, उसी तरह के गोला दर्पण को या उसी तरह का कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जिसमें इस तरह का गुण हो, उसी वस्तु या उसी तरह का गोला दर्पण को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। सुन रहे हो जी? अब इस गोलीय दर्पण को काटोगे ना, इस गोलीय दर्पण को काटोगे तो दो तरह का दर्पण बनता है। एक दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं और एक दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। देख लो जी, ये गोलाकार है, ये गोलाकार। अगर तुम इधर से काट के ही किनारा निकाल दोगे, इधर से किनारा काट के निकाल दोगे, देखो इस तरह का एक दर्पण मिला। मिलन जी, अगर आप इधर से काट के निकाल दे रहे हो, इधर से काट के निकाल दे रहे हो, देखो एक तरह का एक दर्पण मिला। मिला कि नहीं? दो तरह के दर्पण मिलेगा हमेशा। जब भी गोलीय दर्पण के काटोगे दो ही तरह का दर्पण मिलेगा आपको। एक वो इस तरह मुड़ा हुआ मिलेगा, एक इस तरह मुड़ा हुआ मिलेगा। एक का बाहरी उठा हुआ भाग मिलेगा, एक का ये जो बाहरी है से धंसा हुआ भाग मिलेगा, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग मिलेगा। अरे सुन रहे बात को? जिस दर्पण का बाहरी भाग से प्रकाश के किरण परावर्तित होता है, जिस दर्पण के बाहरी भाग से, उठा हुआ भाग से प्रकाश के किरण परावर्तित होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण के अंदर से परावर्तित होता है, अंदर से अंदर वाला भाग से प्रकाश के किरण टकरा करके वापस जा रहा, परावर्तित हो रहा है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। आज कैसे होगा? अवतल मतलब आओ, अंदर आ। हम लोग अवतल का आओ के शब्द का प्रयोग करते हैं जब कोई किसी बुलाते, किसी को बुलाना था, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ, बोलाओ, अबे कर, आओ खा ले, बोल ना, आओ जल्दी आओ, हाँ ने बोलो खत्म, बोलो रे अरे। तो जहां भी अंदर की बुलाएगा, अंदर की ओर बुलाएगा, इसका मतलब अवतल दर्पण। और ये देखो तो अंदर की ओर बुला रहा है ना, इसका मतलब अंदर की ओर से ना प्रकाश की किरण परावर्तित होगा। अगर इस तरह का दर्पण मिला, अंदर से प्रकाश की किरण परावर्तित हो रहा है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब ऊपरे से, ऊपरे उत्तल दर्पण, उत्तल में भी ऊ आ रहा है और ऊपर से उत्तल दर्पण मतलब ऊपर से, जिसमें वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश की किरण ऊपरे से परावर्तित हो जा रहा है। ऊपरे मतलब बाहरे से प्रकाश की किरण परावर्तित हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। समझ रहे हो जी आज करने का टेक्निक? ऊपरे से परावर्तित हो गया बाहरे, उत्तल दर्पण। अंदर से आकर के परावर्तित हुआ, अंदर मतलब आइए, अवतल दर्पण। सुन रहे हो? तो वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश की किरण अंदर से परावर्तित होता है, या जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ से अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर। सुने जी, केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर या अंदर की ओर, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होगा? बाहर की ओर, ऊपर की ओर, बाहरी होगा, ऊपर की ओर, बाहर की ओर, वैसा दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। सुने जी, ये समझ गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण? अरे समझ गया, याद हो गया ना? रटने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़िएगा सरासर पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। सुने, फिर वीडियो भी देखिएगा, पूरा ताजा रहेगा, हमेशा ताजा रहेगा। अब थोड़ा सा अवतल दर्पण में क्या सीखते हैं, क्या यहाँ के क्या जानते हैं इसमें नया चीज, वो थोड़ा समझते हैं। देखो बाबू, कोई भी दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु है ना, सुनते रहो इधर, एकदम मजा आ जाएगा। कोई भी दर्पण का मध्य बिंदु होता है बाबू, मध्य बिंदु, जिसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को हमेशा पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से। सुन रहे हो जी? उसके बाद बाबू ध्रुव से एक लाइन, सीधी लाइन गुजरता है, सीधी लाइन एक गुजरता है, एक सीधी लाइन गुजरता है, ध्रुव से एक सीधी लाइन गुजरेगा।
कोई भी दर्पण लेंगे, बीचों बीच एक बिंदु होगा, उस दर्पण के बीचों बीच यानी मध्य में एक बिंदु होगा जिसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। आपको बोल देगा दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के बीचों बीच वाला बिंदु को ध्रुव बोलते हैं या मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? पी से। सुन रहे हो जी? उस ध्रुव से एक सीधी रेखा गुजरता है, एक सीधी रेखा जो एक और बिंदु से गुजरता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। देखो बाबू, ये रेखा पर एक बिंदु और होता है, एक बिंदु और होता है, एक बिंदु और होता है जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? सी से, सी से, सी से। अब वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होगा? पूछ देगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या दो लाइन लिखल रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन सही है। तो वक्रता केंद्र का देखिए क्या परिभाषा होता है। अरे अभी हम आपको सिखाएं कि कोई भी दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, एगो गोला दर्पण से कट करके बना हुआ है। एगो गोला दर्पण को जब हम लोग काटते हैं ना बाबू, तब कौन कौन दर्पण बनता है? उत्तल और अवतल। अरे बाबू, जब गोला दर्पण से काटे हैं तब गोला दर्पण का केंद्र तो होगा ना। जहां गोला का बात आया केंद्र होगा, केंद्र होगा बाबू, केंद्र होगा। इस गोला दर्पण का केंद्र होगा। उसके बाद हम लोग काटते हैं, एक छोटा सा दर्पण काटते हैं, उसी को अवतल या उत्तल बोलते हैं। अगर हम लोग ऐसा काटे कि अंदर से अगर प्रकाश के किरण परावर्तित हो रहा है तो उसको हम लोग अवतल बोलते हैं। तो बाबू, काटने के बाद जो दर्पण बना अगर अंदर से परावर्तित हुआ तो अवतल दर्पण बोलेंगे। बाबू, ये दर्पण, ये गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण यानी ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से कट करके बना है, ये अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से कट करके आया है, बना है, उस गोलीय दर्पण का केंद्र को, उस गोलीय दर्पण का केंद्र को ही इस अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उस गोलीय दर्पण को जहां से ये कट के आया उसका केंद्र इस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? सी से। आया परिभाषा समझ में? वक्रता केंद्र मतलब अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से कट के बना हुआ है, उस गोलीय दर्पण का जहां केंद्र होगा वही केंद्र को अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र हमेशा ध्रुव से जो सीधी रेखा गुजरती है ना, उसी रेखा पर वो स्थिर होती है, वही रेखा पर वो स्थित होती है। समझ में आया जी? बाबू, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक दूरी होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको आर से दर्शाते बाबू, आर से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। बाबू, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में मध्य में बीचों बीच में एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है जिसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको हम लोग फोकस बिंदु, एक बिंदु होता है जिसका नाम क्या है? फोकस बिंदु। उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। इसका एक और परिभाषा है। एक परिभाषा भी हो गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच वाला बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। एक परिभाषा और है कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश के किरण परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश के किरण टकरा करके जिस बिंदु से गुजरेगी, जिस बिंदु पर उन लोग जाकर के एक जगह मिल जाती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। अरे सुन रहे हो बाबू? इस फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच फिर एक दूरी होता है। ये दोनों बिंदु बीच फिर एक दूरी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? इसको क्या बोलते हैं जानते हो? फोकस दूरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोकस
दूरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? फोकस दूरी बोलते हैं। अरे फोकस और ध्रुव के, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच वाला दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच वाला दूरी को फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाला दूरी को वक्रता त्रिज्या। जहां पर प्रकाश के किरण परावर्तित होकर के मिलेगी उसको फोकस बिंदु, या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण से एक कट करके आया उस गोलीय दर्पण का केंद्र इस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? सी से। फोकस बिंदु किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच वाला दूरी फोकस दूरी, इसको छोटका एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को छोटका एफ से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाला दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। जिसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी रेखा गुजरती है, जो सीधी रेखा गुजरती है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? मुख अक्ष। उस रेखा को क्या बोला जाता है जी? मुख अक्ष बोलते हैं। उस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। मुख अक्ष मतलब अवतल दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो सीधी रेखा गुजरता है ना, उसी रेखा का हम लोग क्या बोलते हैं? मुख अक्ष बोलते हैं। इतना कुछ है बाबू, ये सब याद रखना है। एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में, या तो वक्रता केंद्र, या तो फोकस बिंदु, या तो फोकस दूरी, या तो वक्रता त्रिज्या। एक क्वेश्चन रहना तय है, और अगर इससे नहीं रहेगा तो एक क्वेश्चन पक्का रहता है हर साल। बोलेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का क्या होगा जानते हो? दुगना होगा, दुगना। क्योंकि यहां से यहां के दूरी फोकस दूरी कहते हैं, तो ये दूरी बराबर में है, तो वक्रता त्रिज्या जो होगा से फोकस दूरी का क्या हो गया? दुगना हो गया। यानी हमेशा पूछता है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है से फोकस दूरी का क्या होता है बाबू? दुगना होता है। अरे फोकस दूरी का क्या होता है? दुगना। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का जो मान होगा से एफ का क्या होता है? दुगना होता है। यानी एफ में 2 अगर गुना कर देंगे तो आपका किसका मान निकल जाएगा बाबू? आर का। अरे किसका मान निकल जाएगा? आर का। खुद देखो ना, यहां से यहां के दूरी को आर बोलते हैं, यहां से यहां के दूरी को आर बोलते हैं, और यहां से यहां के दूरी को क्या बोलते हैं? एफ। तो खुद सोचो, आर जो है से एफ का 2 गुना के बराबर है कि नहीं? अगर एफ में हम 2 गुना कर देंगे तो किसका मान के बराबर हो जाएगा? आर का। इसलिए वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगना के बराबर होता है। यानी आर बराबर हमेशा क्या होता है? 2f। समझे जी? अब बता, कोई दर्पण का फोकस दूरी 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, 10 हो जाएगा। अब मान लो वक्रता त्रिज्या 20 है, आपसे फोकस दूरी पूछा तो आधा, बड़का से छोटका पूछा तो आधा भागा देंगे, और छोटका से बड़का पूछा तो 2 गुना करेंगे। याद रहेगा, पूछता हमेशा एग्जाम में। देखो बाबू, कोई भी दर्पण का ये बिंदु ध्रुव होता है, ध्रुव होता है। आप इसको मूल बिंदु भी बोल सकते हो, मूल बिंदु भी समझ सकते हो। कुछ देर के लिए समझो, ये मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर वाला दूरी हमेशा धनात्मक में लेना है। जानते हो ना, ये पढ़े ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। उसी तरह दर्पण में भी होता है, और इस पर भी क्वेश्चन 1-2 हमेशा पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा छोटा बनावेल देता है, पूछ देगा अवतल दर्पण में आर का दूरी कैसा लिया जाता है, एफ का दूरी कैसा लिया जाता है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कैसा होता है, फोकस दूरी कैसा होता है, ये सब पूछते रहता है। आपको सारा चीज बता दे रहे हैं, एक जरा सा भी नहीं छोड़ेंगे। आप खाली याद तो करो और एग्जाम दो, देखना सब बना का। तो ये मूल बिंदु का इधर वाला दूरी धनात्मक,
और इधर वाला दूरी हमेशा ऋणात्मक। याद रहेगा। बाद में आप ही बोलोगे सर कैसे धनात्मक ऋणात्मक लिए, इसलिए गौर से देखो, यहाँ बढ़िया से सुनो और समझो। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब देखो इधर जे दूरी है, जाहिर से वो नेगेटिव होगी। एकदम रट जाना है, समझो चाहे रट जाओ। इधर दूरी कौन है? आर। इसका मतलब आर का अवतल दर्पण का जो आर का मान होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसा होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। एकदम याद रखना। एक दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी भी इसका क्या होता है? नेगेटिव। अवतल दर्पण का हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव होता है, हमेशा पूछते रहता है। वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होता है। और समझो, जब भी अवतल दर्पण में कोई बीम को हम रखेंगे, कोई बीम को रखेंगे तो हमेशा बीम को इधर रखा जाता है, हमेशा बीम को इधर रखा जाता है, बीम को इधर रखा जाता है। एकदम रट जाना, बीम को इधर रखा जाता है। और बीम और दर्पण के बीच का दूरी को, बीम और दर्पण के बीच का दूरी को यू बोलते हैं। यू, उसको किससे दर्शाते हैं? यू से। बीम और दर्पण के बीच का दूरी को यू से दर्शाते हैं, यू से, यू से, यू से। तब बताओ यू क्या है? बीम और दर्पण के बीच का दूरी। बीम और दर्पण के बीच का दूरी। इसका भी मान कैसा लेना होगा? नेगेटिव। इसका भी मान कैसा लेना होगा? नेगेटिव। बीम और दर्पण के बीच का दूरी को, बीम और दर्पण के बीच का दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू? यू। समझ रहे हो? उसके बाद जहां प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब से और दर्पण के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? भी। प्रतिबिंब, जब बीम को आप रखोगे ना तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? भी। अगर हम लोग बीम को रखते हैं बाबू, बीम को, तो हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं। बीम जब भी रखेंगे तो उसका मुंह हमेशा ऊपर की रहेगा, ऊपर की ओर। तब बीम का जो दूरी होता है, बीम का लंबाई जो होता है, बीम का लंबाई, बीम का लंबाई जो होता है, लंबाई, उसको हमेशा एच से दर्शाते हैं। किससे? एच से। और इसका मान हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। ऊपर हमेशा बीम हमेशा खड़ा रहेगा तो कर मुहा ऊपर न रहेगा, तो मुहा हमेशा बीम का ऊपर रहेगा, बीम का ऊपर। और बीम का लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एच से। इसका मतलब अवतल दर्पण में बीम का लंबाई हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। अब बचा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब जो बनेगा वो कभी कभी सीधा भी बनता है, कभी कभी उल्टा भी बनता है। तो जब उल्टा बनेगा तो नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे के केस में उसका लंबाई माइनस में लेंगे कि प्लस में? माइनस में। और जब ऊपर बनेगा क्या लेंगे? प्लस। तो ये आपको हम बताएंगे अगला टॉपिक में, जब प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाएंगे तब। अभी जो फिक्स है, जो कुछ भी पढ़ा दे कि एकदम ही नहीं बदलेगा, वो कम से कम जान जा। ये सब कहियो किसी दिन में कुछ भी पढ़ा दे, अवतल दर्पण में एकदम एको महीना पढ़ाएंगे, ये सब कभी नहीं बदलने वाला है। लेकिन कुछ कुछ बदलता है तो उसको उसी टाइम ना बताएंगे, तब ना समझ में आएगा। तो ये चार चीज कभी नहीं बदलता है। अवतल दर्पण में आर का मान हमेशा नेगेटिव, एफ का मान हमेशा नेगेटिव, यू का दूरी हमेशा नेगेटिव, और एच का मान हमेशा पॉजिटिव। इधर वाला के दूरी को नेगेटिव से दर्शाते, इधर वाला दूरी को पॉजिटिव। समझ रहे हो जी? देखो जी, उत्तल दर्पण ही हुआ ना, ये उत्तल दर्पण हो गया बाबू, उत्तल दर्पण। सुनो थोड़ा सा, इधर रखो मुंह बाबू, ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में फोकस इधर होता है, ये फोकस इधर होता है, और सी इधर होता है। यानी कौन साइड? पॉजिटिव की नेगेटिव साइड। और इधर क्या होगा? नेगेटिव। बीम हमेशा इधर रखना है, बीम हमेशा इधर रखना है। यानी यू का मान हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। और ये दूरी एफ, एफ का मान हमेशा क्या होगा? और ये दूरी हमेशा आर, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इधर वाला दूरी पॉजिटिव ना बोलते हैं। उत्तल दर्पण का हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और यू का मान हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अरे यू किसको कहते हैं बताएं ना? बीम और दर्पण
बीच का दूरी। और भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। भी होता है प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का दूरी। भी किसको कहते हैं? प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का दूरी हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इधर बनता है प्रतिबिंब, हमेशा इधर प्रतिबिंब बनता है। और एच का मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। एच मतलब बीम का लंबाई, ऊपर मुंह रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर मुंह रहेगा तो पॉजिटिव। एच डैश भी हमेशा पॉजिटिव होता है। एच डैश, एच डैश मतलब प्रतिबिंब का लंबाई, प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऊपर। अरे जहां पॉजिटिव लिखेंगे मतलब मुहा ऊपर, ऊपर। एच मतलब केकर लंबाई? बीम का कि प्रतिबिंब का? बीम का रे, बीम का। एच मतलब केकर लंबाई? बीम का। एच डैश मतलब केकर लंबाई? प्रतिबिंब का। अगर पॉजिटिव है मुहा ऊपर की नीचे? ऊपर, ऊपर। यू मतलब केकर दूरी? केकर दूरी? बीम और दर्पण से। और भी मतलब केकर दूरी? प्रतिबिंब और दर्पण से, प्रतिबिंब और दर्पण से। तो उत्तल दर्पण में सभे के मान प्लस होता है, सभे के मान प्लस होता है, खाली यू का मान माइनस होता है। खाली एगो माइनस होता है, एगो, बाकी बस सबके मान प्लस होता है। और अभी लिखाए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सभे नहीं लिखाए हैं, ये दोनों छोड़ दिए, ये दोनों छोड़ दिए। सुना, उत्तल दर्पण में खाली यू नेगेटिव, बाकी बस सब पॉजिटिव। और अवतल दर्पण में जो जो लिखाए हैं वो रट जाइएगा।